यस कल। सर। हाँ, सो आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे फर्स्ट है पोलार कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट टॉपिक पोलार कोऑर्डिनेट्स है। हम लोअर स्टैंडर्ड में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? एक्स एंड वाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में स्टूडेंट्स हमें एक्स और वाई मिलता है। एक्स और वाई होते हैं इसमें। अब हमने देखा था लोअर स्टैंडर्ड में, जैसे कोई पॉइंट दिया है 1,5 है, सो एक्स एक्सिस पे हम कौन सा, मतलब यहाँ पे कितना डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे 1 यूनिट, और जो, हाँ, और y पे कितना यूनिट डिस्टेंस कंसीडर करोगे? 5 यूनिट। x पे 1, y पे 5 यूनिट। सो वैसे ही पोलार कोऑर्डिनेट्स होता है। पोलार कोऑर्डिनेट्स में पोलार कोऑर्डिनेट्स में हमें डिस्टेंस दिया होता है और एक एंगल दिया होता है। जैसे समझ लो यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है प्लेन में, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ओ। वो जो है वो हमारा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद में ओ से एक लाइन हमने ड्रॉ किया, रे ड्रॉ किया, सॉरी, ओ से एक रे ड्रॉ किया जिसका नाम है ओ एक्स। ये हमारा रे है जिसको हमने फिक्स्ड किया है, ये फिक्स्ड रे हो गया। जब सिंगल एरो है तो वो क्या होता है? रे होता है। तो ओ क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। ओ एक्स क्या है? फिक्स्ड रे है। ओ एक्स क्या है? फिक्स्ड रे है। अब हम इस रे को हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है। सो कंसीडर करो इसका जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ पे मिल गया हमें, यहां तक रोटेट हुआ वो। तो पहले इनिशियल पोजीशन क्या था? ओ एक्स था, और फिर फाइनल पोजीशन समझ लो यहाँ पे पी आ गया। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? ओपी। अब यहाँ पे जो दोनों रे के बीच में अगर आप देखेंगे, जो फिक्स्ड रे था ओ एक्स, और जो यहाँ पे टर्मिनल रे था ओपी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे टर्मिनल रे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो दोनों रे के बीच में एक मतलब यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है जिसको हम थीटा बोलेंगे। जिसको क्या बोलोगे? थीटा। और फिक्स्ड पॉइंट से जहां तक रोटेट हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस आर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? आर कंसीडर करते हैं। तो ये जो पी का पॉइंट होगा ना, तो उसमें कैसे लिखना है? पहले डिस्टेंस लिखना होता है। पहले क्या लिखना है? डिस्टेंस, और फिर जितना एंगल फॉर्म हुआ वो लिखना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे आर है, और एंगल जो फॉर्म हुआ है वो क्या है? थीटा है। सो हम लोग ने यहाँ पे जो डायग्राम में ड्रॉ किया वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओ क्या था हमारा? फिक्स्ड पॉइंट। लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट। लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। ओ हमारा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ओ एक्स कौन है? ओ एक्स जो है वो क्या है? फिक्स्ड रे है या फिर टर्मिनल रे। लेट ओ एक्स, सर ओ एक्स टर्मिनल रे थोड़ी इनिशियल रे है ना। हाँ सॉरी, ओ एक्स इनिशियल रे है, बराबर। ओ एक्स बी अ फिक्स्ड रे इन द प्लेन। एक ही प्लेन में है, हाँ। उसके बाद में ओ जो है, ओ को ना हम फिक्स्ड पॉइंट के अलावा, ओ को हम फिक्स्ड पॉइंट के अलावा इसको हम पोल भी बोलते हैं।
ये पोल होता है, और ये जो ओ एक्स है इसको पोलार एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पोलार एक्सिस। सिर्फ ये डायग्राम ध्यान से देखो, इसमें ओ क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। ओ एक्स क्या है? फिक्स्ड रे है या फिर पोलार एक्सिस है। फिक्स्ड पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और ओपी जो है वो क्या है? टर्मिनल रे है। सर ओपी को पोलर एक्सिस नहीं बोल सकते? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जहां से रोटेशन, ये फिक्स्ड है ना, अब इसका ओपी जो है ना ये पोलार एक्सिस नहीं हो सकता, क्योंकि जो रोटेशन हुआ है वो ओ एक्स से हुआ है, ओपी से नहीं हुआ है ना, ओ एक्स से जो इनिशियल होता है उसको पोलार एक्सिस बोला जाता है। ठीक है। और पी यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप लोग वो डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट। ओ इज कॉल्ड द पोल and ray OX is called the polar axis। ठीक है। सो O हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, OX हमारा फिक्स्ड रे है। उसके बाद में O क्या होता है? पोल है। और OX क्या है? पोलार एक्सिस है। अब OP का यहाँ पे डिस्टेंस देखो, P कहां पे है? कहीं पे स्पेस में ये पॉइंट है। लेट पॉइंट P इन द प्लेन। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसमें O से लेके P का डिस्टेंस क्या है? R है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लेंथ ऑफ ओपी जो है वो क्या है? R है। ठीक है। और इसके बाद में मेजर ऑफ एक्स ओ पी, ऐसे एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक्स ओ पी का एंगल जो है वो कितना है? थीटा है। सो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल्स टू क्या है? थीटा है। ठीक है। तो द ऑर्डर्ड पेयर r comma theta determines the position of p। the position of p बहुत इजी है ये भी। the position of p in the plane। ये r और थीटा क्या करते हैं ना, पॉइंट p का ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर, मतलब बताते हैं। अब जैसे अगर हमें पूछा गया है 5 है और 45 है, ये अगर इसका हमें बोला जाएगा पोजीशन फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फिक्स्ड रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। फिक्स्ड रे से समझ लो ये O है और ये X है, ये हमारा फिक्स्ड रे हो गया। अब हम प्रोटेक्टर के हेल्प से हम 45 का एंगल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? 45 डिग्री है। सो अब यहाँ से 45 डिग्री समझ लो ये आ रहा है यहाँ पे। सो 45 डिग्री ये हो गया। अब उसके बाद में डिस्टेंस कितना मेजर करना है? 5। सो इस पॉइंट से स्केल से 5 यूनिट डिस्टेंस मेजर करना है। समझ लो ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ मिल गया 5, इतना ये डिस्टेंस 5 है। सो P जो है, पहले यहाँ पे क्या किया हमने? एंगल ड्रॉ किया और बाद में उसका डिस्टेंस देखा हमने। सो ये पॉइंट P का लोकेशन मिल गया 5 और 45। समझा कैसे डायग्राम ड्रॉ किया? हाँ सर। सर वहाँ पे सिर्फ 5 लिखना है, 5 सेंटीमीटर ऐसे नहीं लिखना है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो वहां सिर्फ और सिर्फ यूनिट होता है वो। अब यूनिट में वहां पे कुछ ऐसे नंबर नहीं दिए रहेंगे, वो सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। सो जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं ना, उसी तरह से हम यहाँ पे पोलार कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा तो हम पॉइंट का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। मीन्स कहाँ पे है वो हम फाइंड कर सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में है वो। अगर पॉजिटिव एंगल बनता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल बनता है तो कैसे हो जाएगा वो? क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस आता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल किस में बनता है? पॉजिटिव में। और क्लॉकवाइज होगा तो किस में एंगल बनता है? नेगेटिव में बनता है।
सो ये था पोलार कोऑर्डिनेट के बारे में। पोलार कोऑर्डिनेट में ये याद रखना, आर और क्या होता है, थीटा होता है। सो अब इसमें देखते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड नहीं, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लेना है प्राची। हम मतलब ये सिर्फ ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया आप लोगों को, मतलब बताया ऐसा डायग्राम में ऐसा होता है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ऐसे टाइप के सम्स नहीं है, मतलब सिर्फ रिलेशन के ऊपर बेस्ड सम्स है। डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने नहीं आएगा। रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर और थीटा है। सो अगर हम समझते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो हमारा समझ लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब हम कोई भी एक पॉइंट समझ लो एक्स पे, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस हमने मेजर किया, यहाँ तक एक्स है, एक्स है, और इसका जो हाइट है, इसका हाइट यहाँ पे जो है यहां तक लेके ये हमने कंसिडर किया ये वाई। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। ऐसे ही कर देते हैं ना प्लॉट, एक्स एक्सिस पे जितना यूनिट डिस्टेंस मतलब किया और फिर वाई पे जितना भी, तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। सो अब हम ध्यान से देखना इसमें क्या करेंगे। अब हम यहां से ओरिजिन से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस ये जहां पे पॉइंट है हमारा, ठीक है, हमारा जहां पे पॉइंट पी है, तो ये ओ से लेके पी तक है। अच्छा, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एक्स एक्सिस पे। कहां पे ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ। सो अब ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, एक्स हो गया। और इसके बाद में यहां से इसका हाइट कितना था, वाई था। सो जब इसका हाइट वाई है तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा, वाई ही होगा। सो पी एम का जो हाइट है वो भी क्या है, वाई है। अगर आप लोगों को याद होगा तो पोलार कोऑर्डिनेट्स में हमने देखा था, वहां पे जब कोई पॉइंट अगर स्पेस में है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। ठीक है, और जो वहां पे एंगल बनता था वो कैसे बनता था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऐसे बनता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखोगे अगर इस डायग्राम में तो आप लोगों को यहाँ पे पोलार कोऑर्डिनेट आर और थीटा मिल जाएगा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछो डायग्राम में, हाँ, क्योंकि डायग्राम पे ही बेस्ड है यहाँ पे जो भी रिलेशन। अब लोग ये बताओ, साइन थीटा क्या, सॉरी कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा इस डायग्राम में, एक्स बाय आर। एक्स बाय आर, परफेक्ट। सो कॉस थीटा जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, मतलब ओ एम अपॉन ओपी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, ये कॉस थीटा। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से हमें अगर x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, r cos थीटा। ये देख रहे हो आप, राइट हैंड साइड में r और थीटा का कॉम्बिनेशन है। राइट हैंड साइड में r और थीटा का कॉम्बिनेशन है, इससे हमें x कोऑर्डिनेट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इसी डायग्राम में साइन थीटा देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस।
तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट हमारा पीएम है और हाइपोटेनियस क्या है, ओपी है। सो पीएम के लिए हमारा यहाँ पे y है और ओपी के लिए क्या है, r है। सो ये साइन थीटा। तो y के लिए जो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा r साइन थीटा, ये याद रखिएगा, हाँ इंपॉर्टेंट है। x के लिए क्या मिला, r cos थीटा, और y के लिए क्या मिला, r sin थीटा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x और y कोऑर्डिनेट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r cos थीटा और r sin थीटा। और डायरेक्ट कैसे लिखना है ये हमेशा याद कैसे रहेगा, जो डिस्टेंस होता है ना पहले वो लिखा करो। डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हमारा r है तो r हो जाएगा, और पहले cos आता है और यहाँ पे जो एंगल बना होगा वो r cos थीटा, फिर r और फिर साइन, और फिर यहाँ पे जो एंगल बना होगा यहाँ पे लिखेंगे r साइन थीटा। तो x का वैल्यू क्या है, r cos थीटा, और y के लिए क्या वैल्यू है, r साइन थीटा। सम्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो जब हमें पोलार कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, पोलार कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तब हम यहाँ पे ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y निकाल सकते हैं। अब देखो पोलार कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना। सो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल OPM बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा r है, सो r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट पोलार कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स सिर्फ क्या होता है, r और थीटा होता है। सो हमें r और थीटा चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हमें पोलार कोऑर्डिनेट्स में r के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसके बाद में अब यहाँ पे जो मतलब r तो मिल गया, अब थीटा कैसे मिलेगा। थीटा जो है, अगर देखो आप साइन कंसीडर करते हो तो साइन के लिए क्या आ रहा है, y अपॉन r आ रहा है, ठीक है। हम किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो अगर थीटा का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन से मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए, कार्टेशियन से। उसमें कोई भी पोलार कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। सो अगर हम देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बट ये हाइपोटेनियस जो है वो हमारा पोलार का कोऑर्डिनेट बन जाता है, तो साइन थीटा नहीं कंसीडर करेंगे, कॉस थीटा के लिए। tan थीटा ले लेंगे। हाँ tan थीटा, क्योंकि अपोजिट अपॉन क्या हो जाएगा, वो एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। इसमें y है और x है, दोनों ही की क्या है यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसीलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। बाकी साइन कॉस नहीं कंसीडर कर सकते। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y अपॉन x होता है, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमें फाइंड करना होगा, जब बोला रहेगा टू फाइंड पोलार कोऑर्डिनेट्स। पोलार कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, r इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, y अपॉन x है। x के लिए क्या, r cos थीटा, और y के लिए क्या फॉर्मूला है, r sin थीटा। समझा ये कॉन्सेप्ट पोलार कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। हाँ, सो इस पे बेस्ड हाँ सम्स सर। सॉल्व करते हैं। हाँ थैंक यू। आप लोगों को एप्लीकेशंस वगैरह सब इस बार डिलीट कर दिया गया है।
देखो इसके सम्स वगैरह जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स of the point whose polar coordinates are हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। एक कोऑर्डिनेट दिया है और दूसरा कोऑर्डिनेट पूछा गया है। फर्स्ट है इसमें √2 π/4। सो ये पोलर कोऑर्डिनेट है। सो पोलर कोऑर्डिनेट है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आर और थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, आर और थीटा के। सो यहाँ पे हमारा आर जो है वो √2 है और थीटा जो है वो कितना है, π/4 है। अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स के लिए क्या फॉर्मूला था, आर कॉस थीटा। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला था, आर कॉस थीटा। तो आर का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो। आर के लिए क्या है, √2 है इंटू कॉस 45। कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। 1/√2। √2 कैंसिल, कितना बचेगा 1। सो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा हमें, 1। सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, ये मतलब ऐसे टाइप के सम में एक्स के लिए 1 आ जाएगा, वाई के लिए y इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, आर साइन थीटा। तो y के लिए यहाँ पे हमारा क्या है, आर साइन थीटा है। सो आर √2 है और साइन क्या हो जाएगा 45। साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, तो y के लिए भी कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 1। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा आंसर हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। समझा सभी को ये? Yes. Yes, sir. Therefore, Cartesian coordinates are x, y। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 1। सॉरी, तो नेक्स्ट सम जो है वो सेम ऐसे ही है, 4 और π/2 है, 4, π/2 है। मैं थर्ड वाला कराता हूं इसमें, 3/4, क्या है यहाँ पे, 3π/4 है। सो ये क्या है, आर है और क्या है, थीटा है। आर है और क्या है, थीटा है। सो थीटा देखो, ये π/4 का मतलब क्या है, π/4 का मतलब क्या है, 45 है। सो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 135 डिग्री है। ठीक है। सो अब यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या था, r cos थीटा। तो r के लिए क्या है, यहाँ पे r के लिए 3/4 है, cos कितना है, 135, 3π/4। ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझता है ना कि ये कितना एंगल है, यहाँ पे डिग्री कितना है इसका, तो क्या किया करो, जैसे ध्यान से देखना, इसमें 3π/4 दिया गया है, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस जो है वो 4 है। तो 4 न्यूमरेटर में भी कन्वर्ट करने का, जैसे ये यहाँ पे कैसे नंबर जो है वो 4 है ना, तो 4 में क्या करेंगे कि ये नंबर आ जाएगा 3। 4 में 1 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना।
तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में कन्वर्ट करो। तो 4 में हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर, सॉरी 4 में से अगर 1 को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 3। तो 3 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। नहीं समझा ये? हाँ सर समझा। ये सर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो इससे क्या होगा ना, हम बेस इसका जो है वो स्प्लिट कर देंगे। सो 4 पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाय 4। सो ये 4 और 4 कैंसिल होके क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4, ये ऐसा बन जाएगा। और 180 माइनस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। या फिर अगर ऐसे टफ लग रहा है तो क्या करोगे, 3 पाई बाय 4 ऐसे ही लिखो, कॉस को भी वैसे ही लिखो। इसको क्या करो ना, रेडियन में दिया, इसको डिग्री में लिख लो 135। अच्छा 180 में कितना माइनस करते हैं कि 45 आता है, सॉरी 180 में 45 माइनस करते हैं तो क्या आता है 135 आता है। 180 में क्या माइनस करते हैं 45। तो देख रहे हो डायरेक्ट ऐसे भी मिल जाएगा हमें, यहाँ पे जो मिला था ना 180 माइनस 45। तो ये बताओ कॉस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, 180 से कम है, 180 से कम है, इसका मतलब ये कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। सो 3/4 ये नेगेटिव आ जाएगा। और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा। सो यहाँ पे कॉस आ जाएगा। और ये एंगल लिखना होता है, ये एंगल नहीं लिखना होता है, कॉस 45। और कॉस 45 होता कितना है, 1/√2 ना। सो 3/4 इंटू 1/√2। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, -3/4√2। समझा अच्छे से ये पार्ट? यस सर। ठीक है। वैसे ही साइन के लिए, मतलब y के लिए भी वैसे ही कैलकुलेट करोगे। सो y इज इक्वल्स टू क्या है, r साइन थीटा। r का वैल्यू बताओ क्या है, 3/4 है। और साइन जो है वो 135 है, वहां पे एंगल दोनों के लिए कॉमन है। तो 3/4, इसको भी क्या करते हैं 180 माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 45। सो 3/4 साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा और क्या आ जाएगा 45। सो देयरफॉर 3/4 और ये कितना आ जाएगा 1/√2, 1/√2। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 3/4√2। y के लिए क्या आ जाएगा 3/4√2 और x के लिए -3/4√2। तो देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, ये 2 मार्क्स के लिए सम आता है यहाँ पेपर में। Therefore कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x, y, जो कि क्या आ जाएगा -3/4√2 और +3/4√2। एक लास्ट सम इस पे, 1/2 और 7π/3। हाँ बराबर बराबर अभिषेक। अब यहाँ पे 1/2 है और क्या है 7π/3 है। तो 7π/3, r क्या है 1/2 और थीटा क्या है 7π/3 है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसमें x का फॉर्मूला क्या है r cos थीटा। तो r का वैल्यू कितना है 1/2 है और ये क्या होगा cos 7π/3। देखो π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री होता है। π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। और 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा बताओ, 6 इंटू 7 42। 42 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 420 हो जाएगा, ये 420 है। अच्छा 360 में ये 420 है। सो 420 देखेंगे अगर आप लोग, 360 + 60 होगा। बराबर, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। या फिर अगर ऐसे एंगल देखोगे, मतलब क्वाड्रेंट में देखोगे अगर आप लोग,
तो यहां तक कितना होता है 360 होता है, और फिर 90 और प्लस करो तो ये क्या हो जाएगा 450। 360 में अगर हम और 90 प्लस करते हैं तो कितना आता है 450 आता है। तो 360 में हम 90 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 60 प्लस करते हैं, तो 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 420 मिल जाएगा। तो 360 में क्या प्लस करोगे 60, सो 1/2 कॉस क्या हो जाएगा 360 प्लस 60। अच्छा ये देखो ध्यान से, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी आ रहा है ना, कैसे एक बार सर्कल कंप्लीट हुआ फिर दूसरी बार जो है वापस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो वो फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट में सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सो कॉस भी क्या होगा पॉजिटिव, और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा है 60, तो यहाँ पे 60 कॉस 60 कितना होता है 1/2। हाँ 1/2। हाँ, तो 1/2, तो ये कितना आ जाएगा इसका 1/4। समझा ना अच्छे से ये कैसे करना है। यस सर। हाँ सेम वैसे ही वाई के लिए, वाई के लिए आर साइन थीटा, आर जो है हमारा कितना है 1/2 है, और साइन क्या है 420। 420 को आप लोग वैसे ही लिखोगे तो ये साइन 360 प्लस 60। तो यहाँ पे जो साइन है वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा √3/4। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बेस्ड सम्स जितने भी सॉल्व किए वो सब समझा अच्छे से। यस सर। बहुत इजी होता है ये, और ये एमसीक्यू के लिए भी आता है। यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसका मतलब, अब हमें यहाँ पे पोलार कोऑर्डिनेट निकालना है और कार्टेशियन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का, इसमें ये पूछा गया फाइंड दी पोलार कोऑर्डिनेट्स find the polar coordinates of point whose Cartesian coordinates are तो यहाँ पे फर्स्ट जो है √2, दिया है। अच्छा जैसे हम कार्टेशियन में तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर दिए रहते हैं, बट इसमें ना पहले ये देख लेना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि आप एंगल निकाल रहे हो। आप पोलार कोऑर्डिनेट में हमें क्या निकालना पड़ता है डिस्टेंस और थीटा। थीटा जो है वो एंगल है, तो जिस क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये पॉइंट होगा उसी क्वाड्रेंट में एंगल भी होना चाहिए, तभी सम करेक्ट है। देखो √2 का साइन क्या है प्लस है, तो और इस √2 का भी साइन क्या है प्लस है, तो दोनों का साइन क्या है प्लस है। तो प्लस कहाँ पे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए जो थीटा है वो कहाँ पे लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा हमारा कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सो अब उसके बाद में हमने देखा था आर के लिए क्या फॉर्मूला था, बताओ आर के लिए क्या फॉर्मूला था। √(x² + y²). हाँ √(x² + y², ये किसके लिए था आर के लिए फॉर्मूला था। सो r = √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो r = √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो r = √4, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो r के लिए हमें मिल गया। अब उसके बाद में tan थीटा के लिए क्या था यहाँ पे y/x था।
y के लिए क्या था, √2, और x के लिए भी क्या है, √2 है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, √2 अपॉन √2, दोनों को कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू 1 कहाँ होता है, 45 45 45 पे। परफेक्ट। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। रेडियन में लिखो, डिग्री में लिखो, एक ही बात है, और π/4। सो देयरफॉर यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है r कॉमा थीटा होता है, तो r जो है वो हमें 2 मिला और थीटा क्या मिला, π/4। ये भी समझा अच्छे से। यस सर। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 0,1/2 है। अच्छा ये देखो कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 0 है ना, ये एक्स एक्सिस पे 0 है, तो एंगल जो है वो कौन सा एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे। बराबर बराबर प्राची, वाई एक्सिस पे एंगल बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे 0 है। सो हमारा ये एक्स वैल्यू क्या है, 0 है, और वाई 1/2 है। सो हम पहले निकालते हैं, जो थीटा होगा वो कहां पे लाई करेगा, थीटा लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 दिया गया है। सो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 दिया, इसका मतलब थीटा कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। सो अब हम पहले निकालते हैं आर का वैल्यू। आर इज इक्वल्स टू √0 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। सो आर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। बट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। समझा ये। और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y/x है। y हमारा कितना है, 1/2 है, और x कितना है, 0 है। अच्छा 1/2/0, ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कहाँ होता है, 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। जो पहले आता है उसी को कंसीडर करना है। 270 के लिए भी होता है 0, वाई एक्सिस पे है वो भी, बट जो पहले आता है उसी को कंसीडर करना है। सो देयरफॉर यहाँ पे आर के लिए और थीटा के लिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2 और π/2। एक लास्ट सम इसका, +1 है और -√3 है, +1 और -√3। अच्छा प्लस और माइनस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, प्लस माइनस कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो हमारा थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा, ठीक है। सो आर के लिए क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल्स टू √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये क्या है हमारा, x और y है। सो r इज इक्वल्स टू, देखो x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, -√3 का +3। तो r इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2। r इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। अब उसके बाद में tan थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, y/x। y के लिए कितना है, -√3 है, और x के लिए कितना है, +1 है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू -√3/1, और ये क्या है, tan थीटा। -√3 कहाँ होता है tan के टेबल में, 60 डिग्री। हाँ, सो माइनस साइन वैसे ही लिखना, और tan 60।
अच्छा, हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो पहले से ही क्या होता है? माइनस होता है। सो नेक्स्ट स्टेप में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप माइनस वापस लिखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही लिखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था 360 माइनस करना पड़ता है। हाँ, 360 में क्या माइनस करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल कितना है? π/3 है। सो π/3 ये स्टेप समझा। यस सर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ सर। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 इंटू 2 6, 6 में से 1 माइनस कर दो तो 5π/3। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5π/3। ये ऐसे कैलकुलेट करना होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद का जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। माइनस है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसके मतलब समझा सबको अच्छे से? यस सर, अच्छे से समझा। अच्छा, उसके बाद हमें जो है ना एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, साइन कोसाइन, बट वो टॉपिक जो है वो ओमिट किया गया है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो भी प्रूफ है वो भी ओमिट है। विराम, हाँ सर। हाँ विराम, मैंने पोर्शन भेजा था ना, ये जो ओमिट है, हाँ सर। एक बार स्क्रीन शेयर करना। 1 मिनट सर। हाँ, 1 मिनट, हाँ सिर्फ। हाँ, हाँ महालक्ष्मी, ये सब ना चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, मतलब ये सब टॉपिक्स आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, टाइम कम है। सो हमें जितने भी एग्जाम के लिए था वही हमें अभी पढ़ना है फिलहाल के लिए, बाकी सेल्फ स्टडी आप लोगों को करना है। हाँ, तो इसमें देखेंगे विराम, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे अगर आप लोग, तो विराम जूम करना वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के, यहाँ पे मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बोला है? सेल्फ स्टडी करना है। ओमिट है, पेपर में नहीं आएगा ये सब, बट सेल्फ स्टडी करना है इसको हमें। तो जनरल सॉल्यूशन तो मैंने पढ़ा दिया है, पेज नंबर 68 पे जो था आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन मैंने पढ़ा दिया है। अब एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, जो कि हमारा 3 पॉइंट के रिमेनिंग सम्स में यूज होता था। सो ये सब अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये सब। और फिर इसके बाद में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो है ना, प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं आएगा, बट प्रॉपर्टीज यूज होते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, हमारे सम्स में, ठीक है विराम, थैंक यू। ऑफ कर दो, अच्छा। हाँ, तो क्या करोगे ना आप लोग मैं फिलहाल के लिए अभी साइन कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। ये तो एक काम करते हैं, इसमें फिलहाल के लिए जो ओमिट है वो अभी डिस्कस नहीं करते हैं। अगर मैं वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्या है, तो फिर मैं आप लोगों को बाद में वो पढ़ा दूंगा। मैं फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो कैसे होता है। हाँ, ओमिट है वो एंट्रेंस में आएंगे, ओमिट नहीं बोल सकते, वो सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है, मतलब
आपको पहले सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आप लोगों को जो सिलेबस है उस पर ध्यान देना है। अगर टाइम मिलता है तो सेल्फ स्टडी भी करना है वो सब, ठीक है। सो इनवर्स में अभी मैं साइन कोसाइन ये सब रूल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अगर वो सब होगा भी तो मैं आप लोगों को भी मतलब सॉरी आप लोगों को करा दूंगा बाद में। सो इनवर्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनवर्स में कैसे हम नॉर्मल फंक्शन में क्या पढ़ते थे, साइन कॉस टैन कॉट ये सब के बारे में पढ़ते थे, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ना हमें साइन इनवर्स के बारे में पढ़ना है, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, फिर कॉट इनवर्स, सेक और कोसेक इनवर्स, सब इनवर्स में हो जाते हैं। इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पावर में क्या होता है -1 होता है। सो इन सब फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब एग्जिस्ट कब होते हैं ये सब अभी देखते हैं हम लोग। फंक्शंस चैप्टर आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है ना 11th स्टैंडर्ड में, फंक्शन चैप्टर। अगर समझ लो कोई फंक्शन है, देखो फंक्शन का नाम पहले ऐसे दिया रहता है फंक्शन, और वो कहां से कहां तक है फिर वो दिया रहता है। जैसे समझ लो कोई फंक्शन है f और वो a से b तक है, फंक्शन है a to b। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन जैसे समझ लो y इज इक्वल्स टू एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। अगर हम x का वैल्यू अज्यूम करते हैं when x equals to 0, x equals to 0 कंसिडर कर रहे हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा। तो x और y के लिए क्या मिल रहा है, 0,0 मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट आ रहा है। जब एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये सिर्फ मैं एक रैंडम जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब जब एक फंक्शन का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो बाकी फंक्शन है उसका भी एक ही वैल्यू मिलता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलेंगे। अब जैसे कि इसको हम फंक्शन नहीं कंसीडर करते हैं, जैसे समझ लो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है और y का वैल्यू हमें 1 दिया है, y का वैल्यू क्या दिया है 1। सो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब जब लेंगे एक्स स्क्वायर का तो +-1 आ जा रहा है। तो देख रहे हो एक इनपुट है बट आउटपुट 2 मिल रहा है हमें, तो इसीलिए इसको फंक्शन नहीं कंसीडर करते हैं। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने। हाँ सर। ये याद रखना कभी भी, जो फर्स्ट सेट होता है ना वो एक्स का सेट होता है। फर्स्ट जो सेट होता है वो किसका होता है, एक्स का, और जो सेकंड होता है वो किसका है, वाई का। और अगर एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक्स के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम इमेज बोलते हैं। सॉरी इसको ट्री इमेज और इसको इमेज। सो अगर समझ लो यहाँ पे एक्स के लिए नंबर है 2 है, 3, 4, 5 और 6 है, और हमें ऐसा दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इसका मतलब 2 किससे कनेक्ट होगा 4 से, 3 किससे कनेक्ट होगा 9 से, 4 किससे कनेक्ट होगा 16 से, 5 25 से,
और 6 36 से। तो जब देखेंगे अगर आप लोग, तो प्री इमेज जो है ना, इसका पर्टिकुलर सबका इमेज बनना चाहिए। एक्स का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी से कनेक्ट नहीं हुआ हो, सब एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए। अब सेट ए में देखेंगे अगर आप लोग, तो सब किसी ना किसी के साथ में कनेक्ट है। तो जो सेकेंड होता है वो इमेज होता है, और जो फर्स्ट है वो क्या है, प्री इमेज है। तो 2 का इमेज कौन है, 4, 4 का 16, 6 का 36, ये ऐसे होता है, जो कि फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है। इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी है। यहाँ पे फंक्शन कहां से कहां तक है, एक्स टू वाई है। फंक्शन हमारा एक्स से लेके कहां तक है, वाई तक। तो फंक्शन ए टू बी है, और याद रखना जब 1 1 फंक्शन होगा, अच्छा 1 1 फंक्शन पता है आप लोगों को क्या होता है, जो अभी हमने, हाँ जो हम अभी हमने ये एग्जांपल देखा ना, ये 1 1 फंक्शन का ही टाइप है। देखेंगे एक प्री इमेज का एक ही इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट जब एक के साथ ही कनेक्ट होते हैं, इसका नाम देखो 1 1 1 1 फंक्शन। इसका मतलब एक इनपुट है, एक आउटपुट होगा। समझ रहे हैं आप लोगों को, 1 1 का मतलब क्या है, एक इमेज का, एक प्री इमेज का एक ही इमेज बनता है, एक से ज्यादा नहीं होते हैं। कोई भी एलिमेंट किसी दो दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे ए बी और सी है। तो जैसे समझ लो 2 कनेक्ट है सी के साथ, 3 कनेक्ट है ए के साथ, और 1 कनेक्ट है बी के साथ। तो इसको हम 1 1 फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो किसी एक ही एलिमेंट के साथ में कनेक्ट है। तो इसको क्या बोला जाता है, 1 1 फंक्शन। क्या बोला जाता है इसको, 1 1 फंक्शन। समझा ये 1 1 फंक्शन। यस सर। और ऑन टू फंक्शन के लिए, ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ना, 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आप लोग फंक्शन चैप्टर में देखोगे ना, तो आप लोगों को वहां पे मिलेगा सब। अब इसमें ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जैसे 1 -1 2 -2 +1 +4 दिया है। अब बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। -1 का भी स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4। तो जब एक से ज्यादा मीन्स मोर देन 1 एलिमेंट्स का एक ही इमेज बनता है, एक ही प्री इमेज बनता है, तब उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। नहीं समझा, यहाँ पे कोई मोर देन 1 एलिमेंट्स किसी एक के साथ में ही कनेक्ट है ना, मोर देन 1 एलिमेंट्स किसी एक ही एलिमेंट के साथ में कनेक्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी एग्जिस्ट होता है जब फंक्शन 1 1 होता है एंड ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। 1 1 फंक्शन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो फर्स्ट सेट है वो x का है, ये स्टूडेंट x है, और ये कौन है, y है। अगर हमने फंक्शन को डिफाइन किया x से लेके y तक है, फंक्शन कहां से कहां तक है, x से लेके y तक। तो अगर इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, y टू x कर देंगे ना, तो ये इनवर्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। समझा ये डायग्राम कुछ। पहले क्या फंक्शन था, x टू y था, और y और x को इंटरचेंज कर देंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। अब ये y से लेके कहां तक होगा, x तक। समझा कि नहीं समझा ये, समझा यस सर। सर। हाँ मतलब जब कोई सीक्वेंस अगर हम इसका चेंज कर देंगे मतलब ऑर्डर चेंज कर देंगे इसका, पहले x कनेक्ट था, x से y तक था ये, अब y से x हो गया, तो फंक्शन का इनवर्स हो जाता है।
नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए ना आप लोग फंक्शन चैप्टर जो था उसके टाइप्स एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और जितने भी ट्रिगो के सम्स हो रहे हैं उस पे बेस्ड जो सॉल्व एग्जांपल्स है आप लोग सॉल्व करो ठीक से। और कल आप लोगों का पेपर भी है ना। क्या पता सर, पता नहीं है। संकेत सर जी सर, कल नहीं रखा है सर, कल है सर। कल नहीं रखा है सर, अच्छा सर, अच्छा सर परसों रखेंगे मोस्टली। जी। तो मैं ये बोल रहा था सर, इनको कुछ डाउट होगा तो बोलिएगा। हाँ जी जी ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं सर। थैंक यू। हाँ सर।